अब हम चलते हैं भर्जन और निस्तापन। तो भर्जन क्या है बच्चों? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड बनना भर्जन कहलाता है। सेम है निस्तापन, दोनों में ऑक्साइड ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर सल्फाइड के स्थान पर आ जाएगा कार्बोनेट अयस्क। परिभाषा क्या बन जाएगी बच्चों? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में, यहाँ थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, माने वायु नहीं होनी चाहिए, बंद कमरे में या हवा का बहाव कम हो। परिभाषा क्या बन जाएगी? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड बनना भर्जन कहलाता है। उदाहरण लिखते हैं भर्जन के लिए। भर्जन के लिए क्या हो गया उदाहरण बच्चों? हम पहले जिंक का सल्फाइड ले लिए। जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ, चूँकि वायु की उपस्थिति है इसलिए हमने ऑक्सीजन लिखा। इसको जब गर्म करते हैं तो जिंक का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। ये आपका भर्जन हो गया। इसके बाद आता है बच्चों निस्तापन। निस्तापन में क्या शब्द आया? कार्बोनेट अयस्क को, मान लीजिए जिंक का कार्बोनेट हो गया, जिंक का कार्बोनेट निस्तापन में। अब यहाँ पर शब्द क्या है बच्चों? सीमित वायु आई है, अर्थात ऑक्सीजन अलग से नहीं लिखी जाएगी। यहाँ पर पदार्थ को गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद क्या बन जाएगा? जिंक का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। समीकरण अपने आप संतुलित है, क्योंकि यहाँ भी जिंक के परमाणुओं की संख्या 1 है, कार्बन के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ 1 है, तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या इधर 3 है और इधर 1, 2, 3 है। ठीक है, तो यह हो गया आपका भर्जन और निस्तापन। इसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चों। आपके किताब में अगला दिया है थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया पढ़ाने से पहले आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों ने सुना होगा कि रेल की पटरी लोहे की बनी होती है, लेकिन रेल की पटरी में अगर करंट टच कर दिया जाए तो दूसरे तरफ विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। क्यों नहीं होता? पहले इस पर आप जानेंगे। क्योंकि रेल की पटरी में धातुओं को क्या किया जाता है? पहले गलित अवस्था बनाई जाती है, धातुओं को गलाया जाता है और आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया की जाती है। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया की जाती है। इससे दरारों को जोड़ने के लिए, क्योंकि जो लोहा बने रहेगा उसके बीच जो संधि बनाई जाती है वहाँ जोड़ने के लिए थर्मिट अभिक्रिया कर दी जाती है। अर्थात लोहा सुचालक के स्थान पर उस लोहे को कुचालक बना दिया जाता है, इसलिए रेल की पटरियों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। कोई आपसे पूछ भी सकता है कि आतंकवादी कहीं को करंट फैलाना है तो रेल की पटरी में टच करके क्यों नहीं फैला देते? उसका रीज़न यही है कि रेल की पटरी भले लोहे की बनी होती है, उसमें आयरन ऑक्साइड के साथ जब एल्यूमिनियम बना दिया जाता है तो है दोनों सुचालक धातुएं, लेकिन थर्मिट अभिक्रिया के कारण उस सुचालक के स्थान पर वह कुचालक का कार्य करने लगता है, इसलिए रेल की पटरियों में करंट नहीं दौड़ता। अब हम चलते हैं थर्मिट अभिक्रिया की परिभाषा के रूप में। तो परिभाषा क्या हो गया बच्चों? आयरन ऑक्साइड के साथ, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग कर, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग कर धातु को गलित अवस्था में, धातु को गलित अवस्था में प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रेल की पटरियों, रेल की पटरियों एवं मशीनों पुर्जों की दरारों को भरने के लिए किया जाता है।
की दरारों को भरने में किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। थर्म मीन्स वैसे भी क्या होता है, तापमान। थर्म मीन्स तापमान, गर्मी, मतलब इतनी अधिक ऊर्जा दे दी जाए जिसके कारण पदार्थ किस अवस्था में हो जाए, गलित अवस्था में हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया। इसका समीकरण क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस क्या हो गया बच्चों, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया, तो एल्यूमिनियम हो गया, से क्या बनता है, गलित अवस्था में प्राप्त किया जाता है, तो इससे बन जाता है आयरन प्लस बन जाएगा एल्यूमिना Al2O3 प्लस अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पन्न होना, यही है थर्मिट अभिक्रिया। अभी समीकरण को हम संतुलित कर देते हैं, तो देखते हैं कि इस साइड में आयरन की मात्रा कितनी है, 2, इधर है 1, इसको बना दिए 2, ऑक्सीजन की मात्रा 3, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या इधर भी 3 हो गई, एल्यूमिनियम 2 है, तो इधर एल्यूमिनियम को 2 कर दिए। ठीक है। इसके बाद आपकी किताब में क्वेश्चन भी है, वही क्वेश्चन जो रिपीट कर देते हैं एक बार। परिभाषा है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। पहला है बच्चों खनिज। खनिज क्या है, परिभाषा कल बताया गया था आपको कि खनिज माने जो खोद कर निकाले गए पदार्थ, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से विद्यमान धातु, अधातु या अयस्क जो भी नीचे से प्राप्त किए जाएं उन्हें हम खनिज कहते हैं। दूसरा है अयस्क, ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। इसके बाद है गैंग। गैंग क्या है, गैंग को कहते हैं दूसरा धातुमल। धातुओं की अशुद्धियों को पृथक करने की क्रिया को गैंग कहते हैं। माने जब किसी भी अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उस समय निकले हुए धातुमल को गैंग कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उत्कृष्ट धातुएं मुक्त अवस्था जैसे हो गई सोना, चांदी, प्लेटिनम। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो धातु से उसके ऑक्साइड को भर्जन, निस्तापन, निष्कर्षण, ये सभी की प्रक्रियाएं प्रयोग में की जाती हैं। अगला है बच्चों संक्षारण। संक्षारण शब्द पहले भी आ चुका है। संक्षारण मतलब क्या होता है, बचाव। तो यहाँ पर जो वास्तविक अर्थ आ रहा है, संक्षारण का अर्थ होता है क्षय होना, नष्ट होना। ठीक है। संक्षारण क्या है, वायु और नमी, इतना ध्यान रखिएगा कि वायु और नमी दोनों शब्द आ जाए। नमी को अर्थ लिखा है किताब में, वायु और नमी दोनों की उपस्थिति में किसी भी धातु के ऑक्साइड का बनना, जिससे वो धातु क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, इस क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है। अब है संक्षारण से बचाव के उपाय। संक्षारण से बचाव के उपाय। बचाव के उपाय, पहला है बच्चों यसद लेपन। यसद लेपन, यसद का अर्थ होता है जस्ता, जिंक। ये ध्यान रखिएगा, जस्ता या जिंक। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जिंक का लेपन। तो सीधा सीधा नाम से स्पष्ट है कि जिस धातु को संक्षारण से बचाना है उस धातु पर क्या किया जाए, जिंक का लेपन कर देने से भी संक्षारण से बचाव हो जाता है। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा जीआई तार, सुने होंगे बच्चों, जीआई तार, इसका मतलब हो गया गैल्वेनाइजिंग वायर। गैल्वेनाइजिंग क्या होती है, क्रिया कैसे करते हैं। अब इसके 2 सिस्टम हैं। पहली बात कि जिस पदार्थ को यसद लेपन करना है
उस पदार्थ को गर्म कर देते हैं। गर्म करने के बाद जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों को उस पर फैला देते हैं। फैलाने पर गर्मी के कारण जस्ता पिघल जाएगा और पूरे में लेपन हो जाएगा। दूसरी विधि, जिंक को पहले से पिघला लेते हैं और उसके अंदर लेपन की जाने वाली धातु को डाल देते हैं, इससे भी यसद लेपन हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, यसद मतलब होता है जस्ता, अर्थात जस्ते की परत किसी भी धातु पर चढ़ाने की क्रिया को यसद लेपन कहते हैं। दूसरा है बच्चों मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु बनाकर धातुओं को बचाने का, जैसे आप लोगों ने सुना हो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली थाली अपने यहाँ है स्टेनलेस स्टील। ये क्या है बच्चों? मिश्र धातु है। ये किससे बनी होती है? लोहा, कार्बन और निकिल से। लोहे में जंग लगती है, आप लोग जानते हैं। कार्बन ऑलरेडी कोयला है, वो भी जंग का ही रूप है, ठीक है। तो यदि सामान्य अवस्था में लोहा रहता है तो उसमें क्या होती है? बहुत ज़्यादा जंग लगती है। यदि आपको लोहे की थाली में भोजन दे दिया जाए तो क्या होगा? बहुत प्रतिदिन जंग के कारण आपको परेशानी होगी। लेकिन वही स्टील का बर्तन होता है तो क्या हो गया? लोहा को, कार्बन और निकिल को मिलाने से स्टेनलेस स्टील बन गया, जो पूरी तरह से जंग से बचाव होता है। तो किसी भी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उसको मिश्र धातु बना देने पर भी संक्षारण से बचाव हो जाता है। तीसरा है तरीका बच्चों ग्रीस लगाकर। ग्रीस तो सभी कोई उपयोग भी करते हैं, ठीक है। किसी भी पदार्थ पर ग्रीस लगाने से उसमें चिकनाई आ जाती है तो नमी की मात्रा नहीं होती, अर्थात संक्षारण से बचाया जा सकता है। चौथा है पेंट करने पर, पेंट कर या वार्निश कर, पेंट करने पर भी बचाव हो जाता है। फिर पांचवा हो गया स्नेहक तेल लगाकर। कोई भी चिकनाई तेल हो गया, स्नेहक तेल लगाने से भी संक्षारण से बचाव हो जाता है। बाकी डिटेल आप स्वयं लिख सकते हैं, कुछ कठिन नहीं है। इसके बाद अगला आ गया बच्चों कैरेट। कैरेट क्या है? सभी जो जानते हैं कि सोने की शुद्धता मापने की इकाई होती है कैरेट। सोने की शुद्धता मापने की इकाई क्या हो गई? कैरेट। इससे क्या नापा जाता है बच्चों? सोने की शुद्धता। अब शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। लेकिन ध्यान रखिएगा 24 कैरेट के गहने बनाना असंभव है। कभी भी 24 कैरेट के गहने बनाए नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत मुलायम होता है। इसलिए इसको सोने के आभूषण बनाने के लिए इसमें 2 भाग तांबा या चांदी मिला देते हैं। तो कितने का? जब 2 भाग बन गया तो कितना बचा? 22 कैरेट। जो अपने यहाँ बाज़ार में बताते हैं कि 24 कैरेट का शुद्ध सोना है, वो 24 कैरेट का शुद्ध नहीं हो, 22 कैरेट है, क्योंकि उसमें 2 कैरेट अन्य भाग मिले हुए होते हैं। और जिसको 23 और 22 बताते हैं वो पता नहीं कितने 18 या 10 कैरेट का होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि शुद्ध सोने का मापक इकाई क्या होती है? कैरेट होती है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोने के गहने नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इसमें 2 भाग तांबा या चांदी को मिलाया जाता है, जिस मिश्र धातु बन जाती है। एक आता है बच्चों मिश्र धातु में अमलगम। एक शब्द आता है आपकी परीक्षा में अक्सर आ जाता है, अमलगम क्या है? अमल मीन्स होता है पारा। अमल मीन्स पारा। परिभाषा इसकी बन जाएगी कि पारे की मिश्र धातु है। कोई भी किसी भी धातु से मिला दिया जाए पारा, तो पारे से बनी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। पारे से बनी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, ठीक है। इतना आप लोग याद करेंगे, अगले दिन याद करके ज़रूर आएंगे। बंद कर दिए हैं तो फिर बाद आवाज़ आएगी ना।